निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाता पर नियंत्रण रखने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। 1 नवंबर से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले परिसीमन के आधार पर कर्नाटक में चुनाव आयोजित किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, इसका सबसे पहला प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा है। फिर ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना हुई। अंतर्राज्य परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। फिर इसमें अंतर्राज्य परिषद की बैठक में 3 बार की जाएगी। अंतर्राज्य परिषद की बैठक में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य होने अनिवार्य है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त होते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, जिसका अध्यक्ष केसी नियोगी था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिन्हा हैं। इस आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से 5 साल की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243A के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री के सतनम थे। फिर इसमें आएगा, यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार चार्टर अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। फिर इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह पद मुक्त हो जाता है। फिर इसमें आएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु
परंतु इन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष व 62 वर्ष आयु तक होता है। सूचना आयोग 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने सूचना के अधिकार पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह था। सूचना के अधिकार के तहत नागरिक को सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन संस्था से सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करना बाध्यकारी है। यदि मामला जीवन या मानवाधिकार का है तो सूचना 48 घंटे भीतर प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी नागरिक की अपील 30 दिन के बाद और 60 दिन के भीतर और दूसरी अपील प्रथम अपील आदेश प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर के उपाय समाप्त हो जाते हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अधिनियम केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वर्ष 1993 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। 6 समुदायों को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन हैं। देश की जनसंख्या में इनका हिस्सा 19.50% है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद सरदार अली खान थे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। फिर इसमें आएगा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। लोकपाल और लोकायुक्त 18 दिसंबर को संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 पारित कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया। बिल की पृष्ठभूमि लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2011 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। फिर इसमें 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। लोकायुक्त संस्था की स्थापना सर्वप्रथम ओडिशा में की गई। इसमें ओडिशमैन नाम के लोकपाल पद का गठन सर्वप्रथम स्वीडन के कैंडवेनियन देश से किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011। इस बिल के ड्राफ्ट को लोकसभा में मनु सिंघवी कमेटी ने तैयार किया। राज्यसभा में लोकपाल पर संशोधन के लिए सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी का गठन किया गया। संरचना लोकपाल और अधिकतम 8 सदस्य इस आयोग के सदस्य होंगे, जिनमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्यों में 50% अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष लोकपाल समिति के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ ग्रहण कराई और पद ग्रहण करने से पूर्व वह राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के लिए अर्हता नियम है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा हो। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु पूर्ण करने तक होता है।
इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय कमेटी करेगी। फिर इसमें आएगा लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल की सजा संभव है। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के प्रसार पर सकारात्मक पहल करना है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिर इसमें विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2005 में इसका गठन किया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के समय क्षमता का निर्माण करना, साथ ही आपदाओं से निपटने के लिए नीति बनाना। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य पिछड़ा आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राज्य को अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया गया है। इसमें है जनवरी 1953 को काका केलकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को किया गया। इसने ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। फिर वर्ष 1993 को अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी आयोग का गठन किया गया। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जनजाति आयोग फिर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 कह के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया। फिर इसमें आएगा वर्ष 2004 राष्ट्रीय अनुसूचित और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर साई हैं। अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रामशंकर कथेरिया हैं। संसद की वित्तीय समितियां हैं। प्राक्कलन समिति, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। फिर इसमें आएगा इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति सरकारी खर्च कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषय पर रिपोर्ट देती है। प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं हो सकती। लोक लेखा समिति, इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को मनोनीत लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। फिर इसमें आएगा लोक लेखा समिति के कार्य। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। भारत सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के लेखाओं की जांच करती है। संसद द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की जांच करती है। समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की भी जांच करती है। नोट में आएगा लोक लेख समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि जो अनियमितताएं उसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। पंचायती राज, भारत में पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को
पंचायती राज का गठन हुआ। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। यह समिति 1957 ईस्वी में गठित हुई। फिर 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज में संबंधित है। फिर पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में किया गया तथा अनुसूची 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें हैं। 1 जनवरी पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। सेकंड, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 1/3 महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। नोट में आएगा 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। 74वां संविधान संशोधन यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के में अनुच्छेद 243 एम 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सफ़ेद पट्टी बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं तथा इस चक्र को सारनाथ में अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का है। सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का है एवं हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विनिमय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19A के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री व पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन हो जाने पर राष्ट्रीय ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इस गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे गाने की समय सीमा 1 मिनट और 5 सेकंड है। नोट में आएगा भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम के गायन से होता है। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। इसको गाने का समय 52 सेकंड है तथा संक्षेपित अवधि 20 सेकंड है। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसको भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था।